प्रिय छात्रों, आज के इतिहास के क्लास में आधुनिक भारत में के आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में आज एक नया विषय लेकर आए हैं और विषय है कि ब्रिटिश काल में ग्रामीण भूमिहीन मजदूर। इकोनॉमिक के मॉडर्न इंडिया का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमारे देश में कुछ वर्गों का उदय, समाज में कुछ वर्गों का उदय अंग्रेजों की देन है। यानी वो वर्ग अंग्रेजों से पहले भारत में नहीं था। भारत में बहुत सारे उपजातियों का उदय हुआ। ये उपजाति धर्म के आधार पर भी बने, समाज के आधार पर भी बने और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी बने। लेकिन एक विशेषता थी भारतीय समाज की कि चाहे जातियों में उपजातियां या उपवर्ग जितने भी बने, उसमें शोषण नहीं था, समरसता थी। कार्यों के विभाजन के आधार पे, आवश्यकता और अनिवार्यता के आधार पे सामाजिक वर्गीकरण होता चला गया। लेकिन उस वर्गीकरण में एक समरसता थी, एक कोलैबोरेशन था और उसमें दुराव की भावना नहीं थी। कुछ अस्पृश्य जातियां थीं तो उनके साथ दुराव की भावना या अस्पृश्यता का व्यवहार उनके गंदगी के आधार पर किया जाता था और वो कृत्य कोई भी करता तो उनके साथ उस प्रकार के दुराव की भावना की जाती। या आज भी कोई व्यक्ति वो कृत्य करता है तो उसके साथ वो दुराव की भावना की जाती। ये एक व्यवहारिक पक्ष है। सम्मिलित रूप से भारतीय समाज समरस था, कुछ अपवादों को छोड़ करके। लेकिन ब्रिटिश काल में उसकी आर्थिक नीतियों के कारण खास तौर से कुछ वर्ग पैदा हुए। उन्हीं में से एक वर्ग था ग्रामीण भूमिहीन मजदूर। हालांकि इसमें एक बात यह भी सत्य है कि अंग्रेजों के देन के साथ साथ इसमें कुछ भारतीय परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी। तो संक्षेप में अपने दिमाग में ये बैठाइए कि आज के क्लास में हमें ये देखना है कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर एक वर्ग के रूप में, क्लास के रूप में कैसे उदित हुआ। यानी रूरल लैंडलेस लेबर ये ब्रिटिश शासन की देन है और ये कैसे उदित हुआ, यही दो चीजों का अध्ययन हम लोग आज के क्लास में करेंगे। और ये वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा वर्ग बन चुका है हमारे देश में। अभी लॉकडाउन जो हुआ तो लॉकडाउन में जितने लोग बंबई दिल्ली से पैदल चल करके आते गए अपने घरों को, उसमें से अधिकांश लोग यही थे, दूसरे लोग नहीं थे। उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि अंग्रेजों ने जो वृक्ष के बीज बोए थे वो आजादी के बाद वर्तमान समय में एक वट वृक्ष बन गया। अंग्रेजी शासन तो समाप्त हो गया लेकिन उसके दुष्प्रभाव आज भी बने हुए हैं। तो इस तरीके से ग्रामीण भूमिहीन मजदूर यानी रूरल लैंडलेस लेबर हमारे लिए एक अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं होता है। इतिहास अब सबल्टर्न हो गया है, स्थानीय हो गया है और समाज अर्थव्यवस्था के जुड़े हुए उन मुद्दों को जो इतिहास को प्रभावित करता है वो भी इतिहास के अध्ययन का विषय है। तो इसलिए आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बाज़ाब्ते तौर पे सिस्टम के तहत इसको पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर इसमें क्या क्या बातें पढ़ी जा सकती हैं। क्लियर? तो सबसे पहली बात ये कि जो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर है, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर
यानी रूरल लैंडलेस लेबर जो है, ये वास्तव में ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिश शासन के आरंभ से पहले हमारे समाज में यह वर्ग नहीं था। ठीक है, हम कैसे कहते हैं कि ब्रिटिश शासन की देन है? इसका कारण यह है क्योंकि इसके पूर्व ब्रिटिश शासन के पूर्व यह अनुपस्थित था, यानी भूमिहीन मजदूर हमारे देश में नहीं पाए जाते थे। अब सवाल पैदा होता था कि अनुपस्थित क्यों था? तो इसका जवाब यह है दो। पहला कि संयुक्त परिवार, और दूसरा कि भूमि बिक्री योग्य नहीं थी। अब ये दोनों चीजों का समापन हुआ। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के द्वारा। और इसी आर्थिक नीति का परिणाम हुआ कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों का उदय हुआ। और ये जो नवीन उदित वर्ग थे, इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि ये जाति विहीन थे। और ऐसे में ये स्वतंत्रता आंदोलन में वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हुए। इस वर्ग के निर्माण में ब्रिटिश नीतियां, या कह लीजिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियां और भारतीय परिवेश ये दोनों जिम्मेदार थे। अब देखिए छात्रों, हम इंट्रोडक्शंस में इतनी सारी बातें कह रहे हैं, किसके बारे में? ग्रामीण भूमिहीन मजदूर के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट हमारा ये है कि चूंकि राजा महाराजाओं का इतिहास जब पढ़ते हैं तो बहुत सट याद हो जाता है, और जैसे ही इकोनॉमिक या सोशल हिस्ट्री की बात आती है या सबल्टन हिस्ट्री की बात आती है, थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये इकोनॉमिक हिस्ट्री है, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री तो है नहीं कि आपको राजा महाराजा का
युद्ध मिलेगा और नाम मिलेगा और कौन किसका बाप था, कौन किसका दादा था, कौन किसका नाना था, ये पढ़ना मिलेगा। आदत बनी हुई है ये सब की, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। आपको लगता होगा कि ये हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। नहीं, सोशल हिस्ट्री नहीं, इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं। समझ गए आप? सोशल कह सकते हैं क्योंकि एक समाज का वर्ग उदित हुआ है, लेकिन घटनाएं पूरी तरीके से आर्थिक हैं। ठीक है, आप प्रकृति के आधार पर इसको समाजार्थिक विषय कह सकते हैं, सामाजिक प्लस आर्थिक, ये कह सकते हैं आप। तो अब देखिए, इसको बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसे आप बढ़िया से समझ गए तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे सोनू भाई ने लिख करके दिखाया, तो इसलिए लिख के दिखाया कल वाले टॉपिक को अच्छे से, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कल समझ गए थे। तो क्वेश्चन भी खुद राइज कर लिया और आंसर लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा, एक दिन में परिवर्तन हुआ। पहले से लेखन शैली अच्छी नहीं थी, लेकिन जब समझ करके इन्होंने लिखा तो लेखन शैली बहुत उत्कृष्ट हो गई। तो ये कोई जादू नहीं हुआ, मिरेकल नहीं हुआ। हम जो बोलते हैं कि आपके अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, इसको उभारने की जरूरत है, तो देखिए अपनी प्रतिभा को इन्होंने उभार लिया। तो ये सिविल सर्विस के पैटर्न पे जो लेखनी होनी चाहिए, वो लेखनी इनके पास चली आई, एक रात में आ गई। समझ रहे ना बात आप इसको? तो उसी कंटेक्स्ट में हम लोग आज की क्लास को लेकर के चलेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? सिंपल बात कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, रूरल लैंडलेस लेबर। इसमें सिंपल सी बात कही गई है कि ये देन है, पहले नहीं था, बल्कि ये देन किसकी है? तो ब्रिटिश शासन की देन है। अंग्रेजों के आगमन से पहले हमारे भारतीय समाज में यह वर्ग जो है अनुपस्थित था। सिंपल सी बात है। अब प्रश्न यह आता है कि यह अनुपस्थित क्यों था? इससे जुड़ा हुआ लिंक है। इसके दो कारण थे क्यों नहीं बन पाया था। तो परिवार संयुक्त था, ज्वाइंट फैमिली थी, रेयर ऑफ रेयरेस्ट व्यक्तिगत परिवार हुआ करता था उस पीरियड में। जो व्यक्तिगत रूप से रहते थे उसको समाज अच्छा नहीं मानता था, असामाजिक आदमी मानता था उसको। कुछ लोग उसको पागल बोल दिया करते थे कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, जानवर है ये, जो समाज के बीच में नहीं रहता है। तो क्यों? क्योंकि हमारा पूरा समाज संयुक्त था, चाहे किसी का हो। ब्राह्मण का समाज संयुक्त, क्षत्रिय का समाज संयुक्त, वैश्य का समाज संयुक्त, शूद्र का समाज संयुक्त, सबका संयुक्त। अब संयुक्त समाज की विशेषता यह है कि अगर 10 व्यक्ति का परिवार है, 2 व्यक्ति नहीं भी कमा रहा है, तो उस व्यक्ति का भरण पोषण हो जाता था। अब संयुक्त परिवार टूट गया अंग्रेजों के आने के बाद। ब्रिटिशर ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, जो सामाजिक नीतियां अपनाई, उसमें से कुछ संयुक्त परिवार टूट गया। अब टूट गया तो ऐसी परिस्थिति में जो उस परिवार का वो लोग जो रोजगार में लगा हुआ नहीं था, जो बैठ कर खाता था, वो किस चीज में कन्वर्ट कर जाएगा? मजदूरी में। कोई तो अब उसको देगा नहीं, और भूमि भी उसके पास नहीं होगी। तो जो ब्रेक किया संयुक्त परिवार, उसके वजह से जो है ये वर्ग उदित हुआ। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि इससे लगा हुआ क्या कि भूमि पहले खरीद बिक्री की वस्तु नहीं थी। तो खरीद बिक्री की वस्तु नहीं थी, तो मान लिया 10 परिवार का है और 10 का 10 उसी भूमि में लगा हुआ है, लेकिन आवश्यकता 10 की नहीं है, आवश्यकता 5 ही की है। लेकिन भूमि जब क्रय विक्रय की वस्तु हुई और भूमि जब बिकने लगी, तो जो लोग उत्पादन कार्य में नहीं लगे रहे या जिनके पास भूमि नहीं आई किसी भी कारणवश, वो एक लंबा पृष्ठभूमि होगा उसमें, उस व्यक्ति के पास भूमि नहीं आने का, भूमि बिकने के बाद, जो हम लोग अंदर के चैप्टर में पढ़ने जाएंगे अभी कि कैसे
किसी व्यक्ति से भूमि निकल गई। तो भूमि जब क्रय विक्रय की वस्तु नहीं थी, यहां पर यह समझिए, तो कोई भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। लेकिन भूमि जब क्रय विक्रय की वस्तु बन गई तो परिवार में कुछ व्यक्ति ऐसा बन गया जिसके पास भूमि नहीं रही। तो ये दोनों चीजों का जन्मदाता तो अंग्रेज ही था। संयुक्त परिवार को अपनी नीतियों से तोड़ा और भूमि क्रय विक्रय की वस्तु बना दिया। और इस वजह से जो है, जब इस व्यवस्था का समापन ब्रिटिश आर्थिक नीति के द्वारा हुआ, तो उसी का परिणाम हुआ कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों का उदय हुआ। अगर ये नीतियां नहीं अपनाई जाती तो भारत में ग्रामीण भूमिहीन मजदूर भर करके सामने नहीं आता। अब देखिए साहब, इसकी विशेषता क्या थी कि दो विशेषता थी इसकी अंग्रेजों के समय में। एक कि जाति विहीन थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ निम्न ही जाति में मजदूरों का उदय हुआ। जो व्यवस्था थी उसके शिकार ऊंची जाति के लोग भी हुए। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक जाति विशेष के मजदूर नहीं थे। जो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर बने वो एक जाति विशेष के मजदूर नहीं बने, सभी जातियों में से बने। इसलिए ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों की कोई जाति नहीं थी, एक वर्ग बन गया, एक क्लास बन गया। और ऐसी परिस्थिति में जब वो क्लास बन गया तो वो राष्ट्रीय आंदोलन में जो वामपंथी आंदोलन चल रहा था, इसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए कम्युनिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था, या ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो चल रहा था। कम्युनिस्ट मूवमेंट या ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किया। यह अलग बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो साम्यवादी दल थे उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन कर दिया, वो एक दूसरी बात है। लेकिन उसको छोड़ करके बाकी संपूर्ण पीरियड में जो साम्यवादी दल थे, उन साम्यवादी दलों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो ये जो भूमिहीन मजदूर थे, जो जाति विहीन हो गए, राष्ट्रीय आंदोलन में वो वामपंथियों के साथ थे। क्लियर? अब देखिए कि इसके निर्माण में सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश नीतियां ही उत्तरदायी थी, बल्कि उसके साथ साथ कुछ भारतीय परिवेश भी जिम्मेदार थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिख नहीं पाए, एक चीज और छूट गई कि साहब इनकी संख्या क्या थी। तो जनगणना तो हमारे देश में हो रहा था। 1872 में प्रथम जनगणना हुई, 1881 में प्रथम नियमित जनगणना हुई, उसमें पूरे भारत के क्षेत्रों को शामिल किया गया, और उसके बाद बिना अवरोध के हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होता रहा। लेकिन उस जनगणना रिपोर्ट में हमें ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों का दर्शन नहीं होता है, जबकि इसका अस्तित्व था। तो इसके पीछे काउज क्या था, क्यों नहीं इनकी गणना हो पाई, या क्यों नहीं लोग इनको जान पाए? तो इसलिए ये जो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर थे, ये अलग अलग क्षेत्रों में नियोजित हो गए थे। जैसे कुछ कृषि श्रमिक के रूप में थे, कुछ घरेलू नौकर के रूप में थे, कुछ मजदूर के रूप में थे। तो ऐसी स्थिति में जनगणना के समय इनका एक अलग वर्ग के रूप में काउंट नहीं हुआ। इसी वजह से कितना ग्रामीण भूमिहीन मजदूर बने, इसकी सही जानकारी नहीं मिलती है। क्लियर? अब हम लोग को आगे इस बात को बढ़ाना है कि आखिर अंग्रेज जो उत्तरदायी थे, तो उनके किन नीतियों के कारण जो है वो भारतीय समाज में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों का उदय हुआ। क्लियर? तो उसमें पहला जो है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति। जो फर्स्ट कॉज इसके लिए उत्तरदायी है वो क्या है? ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति। ठीक है। अब देखिए साहब कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति कैसे जिम्मेदार थी।
अंग्रेजों ने तीन प्रकार की भूराजस्व नीति अपनाई। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं पूर्व के क्लास में, लेकिन ये ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए कैसे उत्तरदायी हुआ उसका वर्णन यहां इसमें करना है। तीनों का व्याख्या नहीं करना है यहां, लेकिन तीनों का नाम लिखाएगा। उसमें पहला क्या था तो बोलिए, अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कह लीजिए। दूसरा क्या था, महलवाड़ी। और तीसरा क्या था तो रैयतवाड़ी, है ना साहब। अब देखिए ये तीनों अलग अलग नीतियां थी। ये तीनों क्या थी, अलग अलग नीतियां थी। तो इसमें उम्मीद बनता है किसी में शोषण नहीं होता होगा, है ना। ये अलग अलग नीतियां होने के बावजूद भी सभी द्वारा शोषण किया गया। माने सभी नीतियों के द्वारा क्या किया गया, शोषण किया गया। शोषण किसने किया तो ये देखिए, अस्थाई बंदोबस्त में जो शोषण हुआ वो जमींदारों के द्वारा हुआ, ठीक है। और जो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था हुआ उसमें सेठ और साहूकारों द्वारा हुआ। सेठ और साहूकार द्वारा। ये कैसे हुआ इसमें थोड़ा सा समझिए कि भूघृति पद्धति, लैंड टेनर सिस्टम्स, भूराजस्व व्यवस्था रूरल लैंडलेस लेबर के निर्माण में कैसे सहयोगी हुआ, कैसे इसके वजह से ग्रामीण भूमिहीन मजदूर उदित हुए। तो उसमें है कि अंग्रेजों ने जो तीन प्रकार की नीतियां अपनाई, तो उसमें आप देख रहे हैं कि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार थे, तो चलिए मान लीजिए कि वो बहुत शोषक वर्ग थे। बाकी जो महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था में तो जमींदार नहीं थे, तो इसमें शोषण नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भूमि के मालिक इसमें रैयत थे, किसान खुद थे, तो इनका शोषण खुद अपना कैसे करते। लेकिन नाम व्यवस्था अलग होने के बावजूद भी, तीनों जो नीतियां अलग अलग होने के बावजूद भी तीनों शोषण पर आधारित थी। और तीनों शोषण पर कैसे आधारित थी तो इस रूप में कि अस्थाई बंदोबस्त में तो जमींदार शोषण करता था। यह पूर्व के क्लास में हम लोग ने देख लिया कि जमींदार कैसे शोषण करता था। तो एक ही किसान से सरकार के लिए भू राजस्व वसूलता था, उसी किसान से अपने लिए लगान वसूलता था, उसी किसान से वो भूमि का किराया भी वसूल करता था। और सबसे विडंबनापूर्ण स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब उप जमींदारी का उदय हुआ, कि जो मुख्य जमींदार का जो आय फिक्स था उसने उसी भूमि को जब उप सामंत को दे दिया, उप जमींदार को दे दिया, तो फिर किसानों को उप जमींदार को भी कुछ पैसे देने पड़े। तो मिला जुला करके किसानों के पास जो है वो आय एकदम घट गई। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ भाई, तो जो किसान भूराजस्व, लगान, किराया बढ़े हुए दर पर देने के लिए तैयार नहीं होते थे, उनसे जमीनें छीन ली जाती थी। किसमें? भूराजस्व व्यवस्था। और जब जमीनें छीन ली जाती थी तो जिनसे छीना गया वो किसान क्या हो जाता था, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर में कन्वर्ट कर जाता था। तो इस ढंग से व्याख्या करना है आपको। अब आ जाइए महलवाड़ी रैयतवाड़ी में। इसमें ठीक है किसान अपने भूमि के मालिक थे दोनों में, लेकिन इसमें भूराजस्व की दर
अस्थाई बंदोबस्त वाले इलाके से भी ज्यादा था। अब अस्थाई बंदोबस्त वाले इलाके से सब ज्यादा था, तब भूराजस्व चुकाने के लिए रैयतवाड़ी और महलवाड़ी क्षेत्र के किसान क्या करते थे? तो सेठ और साहूकारों से जो है वो सूद पर पैसा लेते थे। किस लिए? भूराजस्व चुकाने के लिए। इस आय पर, इस उम्मीद पर कि अगले वर्ष फसल अच्छा होगा तो हम भूराजस्व भी दे देंगे और इसका जो कर्ज लिए हैं, जो ऋण लिए हैं, उस ऋण की भी वापसी कर देंगे। लेकिन जब अगले वर्ष भी फसल अच्छा नहीं होता था तो फिर क्या होता था? सेठ साहूकार उसकी भूमि को ले लेता था और इसमें ब्रिटिश शासन जो है वो सहयोग करता था। क्यों? कानून बना करके। क्योंकि ऋण को वैधता दे दिया अंग्रेजों ने कि कोई भी ऋण लेगा उसके लिए कानून बना दिया कि इसकी वसूली निर्धारित समय पर होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो है वो उसको कर्ज दिया जाना चाहिए। और जब कर्ज ले ले तो निर्धारित समय पर वापस नहीं करने पर जो कर्ज देने वाला है उसको यह अधिकार हो जाता है कि उसकी संपत्ति जब्त कर ले। तो इस तरीके से ब्रिटिश नीतियां अकाउंटेबल हुई कि नहीं ग्रामीण भूमिहीन मजदूर के लिए बनने के लिए। यानी जो ब्रिटिश भूराजस्व नीति थी उसके वजह से हमारे देश में ग्रामीण भूमिहीन मजदूर डेवलप हुए, बने। क्लियर? तो भूराजस्व का नीतियां का सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नाम लिख करके वो उसके वजह से कैसे डेवलप हुआ ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, ये एक्सप्लेनेशन करना होगा। ठीक है? अब देखिए साहब, दूसरा जो काउज है ग्रामीण भूमिहीन मजदूर बनने का, वह है शहरी एवं ग्रामीण हस्तशिल्प कला का विनाश। शहरी एवं ग्रामीण हस्तशिल्प कलाओं का विनाश। कलाओं का विनाश। अब देखिए, हम दो कला का बात बोल रहे हैं, एक शहरी हस्तशिल्प कला और दूसरा ग्रामीण हस्तशिल्प कला। ठीक है ना? तो अब देखिए कि इन दोनों कलाओं का विनाशक कौन था? अंग्रेज थे, है ना? अब देखिए, अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के साथ ही, जैसे ही अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई वैसे ही सबसे पहले शहरी कलाओं का विनाश हुआ। शहरी कलाओं का विनाश हुआ। अब प्रश्न होता है क्यों हुआ? इसका जवाब यह है कि उपभोक्ता जो था इसका, वो राजा था। और इस राजा की जो है वो समाप्ति हो गई। ठीक है? लेकिन सत्ता स्थापित होने के बाद एक समय आया जो हम बोलते हैं 1813, और दूसरा तिथि है 1850 के बाद या 53 के बाद। 1813 में क्या हुआ साहब? तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया।
अब आइए 53 में क्या हुआ, तो रेलों का जाल बिछने लगा। जाल बिछने लगा और इस कारण से जो ग्रामीण हस्तकला और शिल्प कला था उसका भी विनाश हो गया। अब जितने लोग इसमें लगे हुए थे वे सब के सब क्या हो गए, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर हो गए। इनके पास तो भूमि पहले से भी नहीं थी। तो इसको एक्सप्लेनेशन कुछ इस ढंग से किया जाए और समझा जाए कि भारत हस्तकला और शिल्प कला, खास तौर से ग्रामीण हस्तशिल्प कला का एक बहुत बड़ा केंद्र था। कुछ चीजें तो ऐसी थी कि विदेशों में इसकी मांग थी और उसके माध्यम से बहुत सारे विदेशी धन हमारे सामने आते थे, जैसे ढाका का मलमल, मथुरा का सटका, जो मुरादाबाद थे उसके बर्तन, या अलीगढ़ के ताले। बहुत सारे क्षेत्रीय उत्पाद थे जो ग्रामीण स्तर पर बना करता था। यह स्थानीय उपभोग के लिए भी हर जगह ग्रामीण हस्तकला उन्नति पर था और शहरों में सामंत वर्ग, राजा महाराजा ये सब लोग रहते थे, तो वो लोग उन्नत चीजों का इस्तेमाल करते थे। तो उसके लिए शिल्पकारों की एक पूरी श्रेणी थी जो इसका इस्तेमाल करती थी और इस कारण से ब्रिटिशरों के आने से पूर्व ग्रामीण और शहरी हस्तकला और शिल्प कला काफी उन्नत था। उसके स्थानीय ग्राहक भी थे और कुछ चीजों का विदेशी व्यापार भी होता था। अब जैसे ही अंग्रेज आए तो ये कलाओं के, शहरी और ग्रामीण कलाओं के विनाशक बन गए, डिस्ट्रॉयर बन गए। तो दोनों का डिस्ट्रॉय एक ही समय में नहीं हुआ, दोनों का डिस्ट्रॉय अलग अलग समय में हुआ। जैसे बंगाल पर अधिकार किया या कर्नाटक पर अधिकार किया, तो वहां जो लोग सत्ता में थे, यानी बंगाल का नवाब या कर्नाटक का नवाब, तो वो लोग सत्ता से हट गए, अब सत्ता में नहीं रहे और वही उपभोक्ता थे शहरी शिल्पकारों के। तो उनके नहीं रहने से शहरी कलाओं का विनाश हो गया। तो आप बोलिए कि सर तो दूसरे शासक आ गए ना अंग्रेज, तो वो इस्तेमाल करते। तो यहां पर उत्तर यह है कि अंग्रेजों ने अपने भोग विलास की वस्तुओं के रूप में भारतीय सामग्री का प्रयोग नहीं किया। उनके लिए जो विलास की सामग्री थी, जो लग्जरियस आइटम था, वो सब ब्रिटेन से बुलाते थे। तो इसलिए भारतीय शासक वर्ग का जैसे जैसे शहरों में लोप होता गया, वैसे वैसे शहरी शिल्प कला केंद्रों का विनाश हो गया। अब भूख तो आदमी मरेगा नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया, तो कृषि का कर्म करने लगे। तो उनके पास भूमि तो थी नहीं, तो वहां भूमिहीन श्रमिक के रूप में, भूमिहीन मजदूर के रूप में काम करने लगे। लेकिन अभी भी ग्रामीण हस्तशिल्प कला जो था चल रहा था, दोनों एक बार पतनशील नहीं हुआ। ग्रामीण हस्तशिल्प कला का पतन तब हुआ जब दो घटनाएं घटी। एक 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मतलब अब ब्रिटेन के अन्य व्यापारी या पूंजीपति भी भारत से व्यापार कर सकते थे। तो वो लोग भी भारत में आने लगे अपना माल लेकर के। अब उनका माल कैसे बिकेगा, तभी बिकेगा ना जब भारतीय मालों से सस्ता हो। तो निश्चित रूप से सस्ता था। सस्ता इस कारण से था कि भारत में जो कपड़े बनाए जाते थे वो हाथ से बनाए जाते थे, हैंडलूम से बनाए जाते थे, जबकि ब्रिटेन में जो था वो पावरलूम से बनाए जाते थे। तो उससे वो क्वालिटी में भी उच्च हो गया था ब्रिटेन का कपड़ा और मूल्य में भी सस्ता हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो 1813 से
भारत के लोग भी ब्रिटिश कपड़ों का या वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। इस पर अंतिम प्रहार ग्रामीण हस्तकला पर उस समय हुआ जब 1853 के बाद रेल चलनी शुरू हुई, तो रेलों से सामान गांव देहातों तक पहुंच गया। तो जैसे ही इन दो कारणों से, यानी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने के कारण और रेलवे के जाल बिछ जाने के कारण, जब ब्रिटेन में निर्मित माल भारत के गांव में समा गया, फैल गया, तो फिर ग्रामीण जनता जो है वो ब्रिटेन निर्मित सामानों का ही प्रयोग करने लगे और उसके परिणाम स्वरूप जो हस्तशिल्प कला जो था वो धराशायी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी तुलना में ये उच्च गुणवत्ता के थे और सस्ते थे। तो आप राष्ट्रवाद के नाम पर अभी चीन के सामानों का बहिष्कार बहुत सारे लोग फेसबुक पर लिखते रहते हैं, लेकिन क्या हो गया बहिष्कार? ईमानदारी से बात कीजिए तो जितने लोग हैं सब ओप्पो और टोप्पो का मोबाइल है। आप जिस मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है ये भी टोप्पो का है, ओप्पो का है। तो ये भी चाइनीज माल है। आप क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि अन्य मोबाइल की तुलना में इसकी क्वालिटी अच्छी है और दाम कम है, इसीलिए आप ले रहे हैं। अगर सैमसंग का इसी रैम में इसी क्वालिटी में आप चाहिएगा तो 20,000 की जगह पर 40,000 लगता है आपको। हम आपको व्यवहारिकता बता रहे हैं। तो धंधा पानी जो है वो राष्ट्रवाद से नहीं चलता है, धंधा पानी क्वालिटी और मूल्य से चलता है। वो पहले भी था जब देश गुलाम हो रहा था, उस समय भी, और आज भी वो परिपाटी है। इसलिए इतिहास के दृष्टिकोण से तथ्यों को सही चश्मे से देखा जाए ताकि समस्या का समाधान हो। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या था? तो इसका समाधान उस समय भी एक ही था और आज भी एक ही है। और वो समाधान क्या है साहब? कि आप अपने देश में गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण करें और कम मूल्य उसका रखें। अगर ये आप कैपेसिटी पैदा करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में, तभी आप मुकाबला कर सकते हैं। राष्ट्रवाद का नारा लगा कर करके आप चीनी सामान का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। आप चीनी सामान का बहिष्कार तभी कर सकते हैं जब उसके समतुल्य अपने तकनीक को विकसित कीजिए, सामानों को सस्ता कीजिए, गुणवत्ता में अच्छा कीजिए, तब। ये कौन सिखा रहा है आपको? इतिहास सिखा रहा है। उस समय हमने नहीं किया, गुलाम हो गए। आज भी हम नहीं कर रहे हैं। तो ये आर्थिक नीतियां ऐसी हैं जो देश को अंदर से खोखली करती जाती हैं। और एक समय, अगर हमारी बात गलत होगा तो आप टोकिएगा इस बात को, और एक समय ऐसा आता है कि उस आर्थिक नीतियों से खोखले हो जाने के कारण हमारे पास प्रतिकार की क्षमता खत्म हो जाती है। जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस नहीं रहता है और फिर हम हार जाते हैं। तो रोग का सही कारण करके उसका निदान करना ही इतिहास सिखाता है। हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छी बात अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपको इतिहास के आईने से दिखाया। अब देखिए साहब, ये सब ये नहीं कि भाषणबाजी है। ये आप सिविल सर्विस का एग्जाम देंगे तो इस परिवेश में क्वेश्चन एराइज किया जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं इतिहास समसामयिक है। 20 क्वेश्चंस में से कम 15 क्वेश्चंस आपको कंटेम्प्रेरी और रिलेवेंट देगा हिस्ट्री में। तो आप इस एंगल से नहीं पढ़ेंगे और सोचेंगे तो आप उस सिविल सर्विस के का आंसर नहीं लिख सकते हैं साहब। इसको आप लिख लीजिए। और ये जो सेक्शंस को एलोबरेट किया हमने, इसका जवाब यही है। कितना 10 नंबर का तो सवाल ही पूछता है वो। 150 शब्द या 250 शब्द 200 शब्द में लिखना होता है आपको। तो उसमें यही सब छोटे छोटे मुद्दे बना करके आपको देगा। तो पूरा होल टॉपिक तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा होल टॉपिक ही आपको क्वेश्चन बना दे। ऐसा भी है कि इस टॉपिक में से किसी एक खंड को क्वेश्चन के रूप में आपको दे सकता है। क्लियर? यस। अब आगे आइए कि भारतीय सामाजिक परिस्थितियां, जो हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन में यहाँ कि भारतीय परिवेश भी जिम्मेदार था, तो वो भी देखिए कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर बनने के लिए उत्पन्न जो हुआ, उसके लिए भारतीय परिवेश कैसे जिम्मेदार था। तो वो हम लोग आगे अध्ययन करने जा रहे हैं।
भारतीय सामाजिक परिवेश। ठीक है। अब देखिए साहब, इसमें जो है हम लोग देखेंगे 3 मुद्दा। एक, दरिद्र जनसंख्या। क्या चीज? दरिद्र जनसंख्या। हाँ, बिंदुवार व्याख्या करेंगे तो आपको याद भी रहेगा, है ना। और दूसरा जो है उत्तराधिकार का नियम। उत्तराधिकार का नियम। और तीसरा जो है वो तीज त्योहार एवं संस्कार। तीज त्योहार एवं संस्कार। भारतीय परिवेश भी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर बनने के लिए जवाबदेह था। अब कैसे, वो जरा समझिए। तो उसमें सबसे बड़ा अकाउंटेबल जो काउज था वो था एक बड़े जनसंख्या का दरिद्र होना। गरीब होना नहीं, दरिद्र होना। आप जानते हैं कि गरीब, निर्धनता और दरिद्रता में क्या अंतर है? कि कोई व्यक्ति अगर निर्धन है तो इसका अर्थ यह हुआ कि खाने के लिए उसको मिल रहा है, लेकिन जीवन के अन्य आवश्यकताएं जो है, जैसे रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, या शिक्षा या मनोरंजन, ये सब चीजों से वो अभावग्रस्त है। तो हम बोलेंगे कि व्यक्ति निर्धन है, गरीब है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है कि उसको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, और बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, तो निर्धन से भी नीचे चला जाता है, जिसको दरिद्र बोलते हैं। और दरिद्रता के कारण व्यक्ति कुंठाग्रस्त हो जाता है, और जब व्यक्ति कुंठाग्रस्त हो जाता है तो बैठे बैठाए उसके पास अपने कुंठा को शांत करने के लिए, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, ये जिसका वर्णन मैं करूं, ये मनोवैज्ञानिक रोग है ये, कि उस कुंठा को शांत करने के लिए वो सेक्स का सहारा लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक बच्चे पैदा होते हैं। आप गौर से देखिएगा कि जितने ऐसे लोग जाति के आधार पर नहीं, जो निर्धन है, जैसे आप करीमगंज के पास चले जाइए, वो जो लगा हुआ है सब नाली के ऊपर सब रहता है, एक एक आदमी के 8-8, 10-10 बच्चे मिलेंगे। क्यों? कि उसको खाने का भी प्रॉब्लम है। अब उसी झोपड़ी में रह रहा है, अब अपनी कुंठाओं को शांत करने के लिए सिर्फ वही एक साधन है, क्षणिक प्रसन्नता। और गर्भ निरोधक उपाय के लिए भी, जब खाने के लिए धन नहीं तो गर्भ निरोधक उपाय के लिए कहां से धन होगा? तो इस ढंग से हमारे दिवाकर भाई हंस रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई है। तो इस ढंग से जो लोग ग्रामीण भूमिहीन मजदूर बन गया, बात को समझिए, तो उसकी जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़नी शुरू हो गई। क्यों बढ़ने शुरू हो गई? क्योंकि उसके पास आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण संतान उत्पत्ति का दर बढ़ गया। आप देखिए, जो बहुत रईस आदमी है, बहुत पैसा वाला है, सबके 1-1 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं, आप देखते हैं ना, उसके पास सलाहियत है बच्चा पालने का, लेकिन वो नहीं है। विकसित देश जितने हैं सब में ऋणात्मक जनसंख्या चला गया। काहे चला गया? क्योंकि वहां फुर्सत ही नहीं है। संपूर्ण जीवन काल में एक बच्चा पैदा कर लिया, वो बहुत मुश्किल से। क्यों? कि बच्चा पैदा करना आसान था उसके लिए, लेकिन उसके लिए लालन पालन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल समय देना पड़ता बच्चे पर, और इतना अगर देगा वो तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाएगी।
इसलिए वहां चाह करके भी लोग नहीं करते हैं ऐसा। अब आप हंसना बंद कर दिए ना, क्यों? क्योंकि उस वक्त इस बात को सही नहीं मान रहे थे आप। अब जब एग्जाम्पल दिया तो आप सही मान, आपके भैया आप नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि नौकरी छूट जाएगा, है ना ऐसा बात। लेकिन जिसके पास कोई रोजगार है ही नहीं है, दरिद्रता से दरिद्रतम वो होता चला जा रहा है, तो उसको अपनी कुंठा शांत सिर्फ इसी से होती है, और इसीलिए ये आबादी जो है बढ़ती चली गई। किसकी? दिमाग खाली समय शमशान का होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ दरिद्रता से खुद जो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर थे उनकी ही आबादी बनने पड़ी। अब कुछ ऐसे सामाजिक परिवेश थे जिस परिवेश ने जो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर नहीं थे, लेकिन इस परिवेश के कारण वो बन गए। कैसे? उसमें था उत्तराधिकार का नियम। उत्तराधिकार का नियम में क्या था कि पिता के संपत्ति को पुत्रों के बीच बांट दिया जाए। अब पिता के पास जो संपत्ति थी तब तक वो इस मात्रा में थी कि उस पर अनाज अच्छा उपज हो जा रहा था, और साहब उससे पूरे घर का व्यवस्था चल जा रहा था। लेकिन जब 4 पुत्रों के बीच बढ़ गया तो चारों पुत्रों के 4-4 पुत्र हो गए मान लिया जाए, तो अब उस कम भूमि में तो 5 व्यक्ति का खर्च नहीं चलेगा। संख्या तो बढ़े लेकिन जमीन तो वही रही। तो ऐसी परिस्थिति में बाप का चारों पुत्र इसलिए भूमिहीन हो गया कि उस अल्प भूमि में उसके घर का खर्चा नहीं चल रहा था, तो इसलिए उसको बेच दिया उसने, और बेच करके कृषि श्रमिक बन गया। तो बहुत सारे परिवार जो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर में कन्वर्ट किए, वो इस कारण से कि उत्तराधिकार में उनको बहुत कम भूमियां मिली थी, इसीलिए वो भूमिहीन मजदूर बन गए। तो इस नियम ने भी जो है भारत में ग्रामीण भूमिहीन मजदूर बनने में योगदान दिया। क्लियर? अब एक और है सामाजिक परिवेश, और वे क्या है? तीज, त्योहार और संस्कार। पूरी दुनिया में आप चले जाइए, सभी जगह साल में एकाध त्योहार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां कोई भी रहता हो, यही ईसाई सिर्फ त्योहार के रूप में आपको दिसंबर में मनाएगा पूरे वैश्विक स्तर पर। लेकिन भारत के ईसाई हर समय आपको देखिएगा कि तीज त्योहार जो है वो मनते हुए दिखते हैं। कल ही हम गांधी मैदान गए थे, पता नहीं क्या हो रहा था वहां चर्च में जो है वो मेला लगा हुआ था। मुसलमानों को देखिए कि भारत छोड़ करके जो अरब के मुसलमान हैं, वहां आपको एक ही 2 त्योहार मिलेगा, ईद बकरीद। लेकिन यहां भारत के मुसलमान को देख लीजिए तो एक मुहर्रम भी नया त्योहार आपको मिलेगा, शब बारात भी नया त्योहार मिलेगा, 12 वफात भी नया त्योहार मिलेगा आपको, और सब में पैसे खर्च होते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दे रहे हैं कि हिंदुओं के यहां तो अधिक त्योहार और तीज और संस्कार है ही है, लेकिन जिनके पास वैश्विक स्तर पर नहीं है और वो जाति भी भारत में रह रही है, तो वो भी हिंदुओं के अनुरूप ही तीज त्योहार मनाती है। अब मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में तीज त्योहार और संस्कार ये बहुसंस्कृति रूप धारण कर लिया है, यानी सभी संस्कृतियों में है ये। अब ऐसे परिवेश में धनाभाव हो जाता है। जो मजदूर हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, आप देखिए कि वो तीज त्योहार ज्यादा मनाते हैं, उन्हीं के द्वारा ज्यादा मनाया जाता है, उनके पास पैसा नहीं है। इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये है कि वो उनके मस्तिष्क में बैठ जाता है कि भगवान हमसे प्रसन्न नहीं, इसीलिए हम निर्धन बने हुए हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो गई हैं, इसीलिए हम निर्धन बने हैं। तो हर तीज त्योहार और संस्कार करते हैं कि कहीं पर गलती अब ना हो और हम धनी बन जाए। और धनी इसलिए नहीं करते कि हम तो बन ही गए, ये सब बेकार की चीज है, ये सब करने से क्या फायदा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक मानसिक चीजें है, हर का अपना अपना सोच है। तो उसमें जो निर्धन लोग हैं वो संस्कारों में और ज्यादा पड़े रहते हैं, और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि वो लोग इसके कारण भी
धनाभाव के कारण वो ग्रामीण भूमिहीन बनते चले गए। क्लियर? अब देखिए अगला जो और अंतिम कारण है वो है विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए ये कैसे अकाउंटेबल है, तो इसको इस ढंग से समझा जा सकता है कि ब्रिटिश आगमन से कृषि और हस्तशिल्प ये दोनों में क्या हुआ, भूमि मजदूरों का उदय हुआ, है ना। यदि ये जो उदित मजदूर हैं इनको उद्योग में नियोजित कर लिया जाता, यानी उद्योग लगा के नियोजित कर लिया जाता, तो फिर भूमिहीन मजदूर पैदा नहीं होते, है ना। भूमिहीन मजदूर उत्पन्न नहीं होते। परंतु क्या किया गया कि इसके स्थान पर विऔद्योगीकरण की नीति अपनाई गई, और परिणाम क्या हुआ कि जो कृषि से बेरोजगार हुए थे या हस्तशिल्प से बेरोजगार हुए थे वो ग्रामीण मजदूर के रूप में कन्वर्ट हो गए या भूमिहीन मजदूर के रूप में कन्वर्ट हो गए। और ये सोची समझी नीति थी अंग्रेजों की। भारत ही मुख्य उपभोक्ता था ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का। तो अंग्रेज चाहते तो ब्रिटेन की जो वस्तुएं बन रही थी या कपड़ा या अन्न, तो उसको भारत में लाके भी बना सकते थे, यानी भारत में ही उद्योग स्थापित कर लेते। तो भारत में उद्योग स्थापित कर लेते तो इससे क्या होता, रोजगार मिलता कि यहां भूमिहीन मजदूर नहीं बनता। लेकिन वो ब्रिटेन में स्थापित किए क्योंकि ब्रिटेन के लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि वहां भी परिवर्तन हो रहा था। वहां भी कृषि और ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग में बेरोजगारी पैदा हो रही थी। क्यों? क्योंकि उद्योग तो वही लगा रहा था ना। तो अपने देश के बेरोजगारी को दूर करने के लिए उसने उद्योग अपने देश में लगाया, यानी अपने देश का सबसे पहले औद्योगिकरण किया, जिससे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां ब्रिटेन में जो है ग्रामीण भूमिहीन मजदूर पैदा नहीं हुए, लेकिन भारत में विऔद्योगीकरण किया जिससे ग्रामीण भूमिहीन मजदूर पैदा हुए। हालांकि बाद के काल में कुछ उद्योग लगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उद्योग रेगिस्तान में वर्षा की फुहार के मानंद था, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस तरीके से छात्रों, जो हमारे देश में अंग्रेजों के शासनकाल में ग्रामीण जो भूमिहीन मजदूर थे वो कौन थे ये मैंने बताया, और वो क्यों उदित हुए ये मैंने बताया। हम समझते हैं कि आपको समझाने में हम सफल रहे। थैंक यू।